सबका स्वागत, सबको राम राम भाई। और डेट है आज 3 अप्रैल राम है। राम सर। राम राम बेटा। आज तीन तो हाँ दो 3 अप्रैल। 3 अप्रैल तीन है। मई सॉरी 3 मई है। तीन मई बस। हाँ, मई 3 मई हाँ। 2025 और दिन है आज शनिवार। जीएनएम पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा चल रहा है। चैप्टर है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर एंड गॉल ब्लैडर में हम पेज नंबर 1216 पे रहेंगे आज। है जी। हेपेटिक लीवर फेलियर हो गया था। हम्म, हेपेटिक कोमा। और हम्म, पेज नंबर 216 पर है। आज का हेडिंग है लीवर सिस्ट। और एसबीएस हमारा चल रहा है अमित भाई, एसबीएस ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट। इसमें हेडिंग है लीवर सिस्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैपिटल पी, कैपिटल एल और कैपिटल डी, यानी कि पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, पीएलडी। डिजीज। हाँ जी। पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो खूब जानते हैं हम लोग, लेकिन पॉलीसिस्टिक हम्म, लीवर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सिस्ट कैन फॉर्म इन द लीवर्स एंडोडर्मल प्रिंसिपल टिश्यू एज वेल एज इन इट्स एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम। सिस्ट जो है लीवर के अंदर, इसके एंडोडर्मल प्रिंसिपल टिश्यू में भी बन सकती है और साथ ही साथ एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम में भी बन सकती है। जो एक्टोडर्मल स्क्वामस एपिथेलियम से बना टिश्यू उसमें भी बन सकती है और एंडोडर्मल लेयर से जो बने टिश्यू हैं उनमें भी बन सकती है। बोथ काइंड्स ऑफ सिस्ट कैन ग्रो अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स। दोनों तरह की सिस्ट सेवरल सेंटीमीटर्स तक ग्रो कर सकती हैं। एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एसबीएस कैन स्ट्रेंथन the effect by pumping up old caverns with fluid. Active kidney collecting tubule एसबीएस, एसीटी वाला कह रहे हैं कैन स्ट्रेंथन द इफेक्ट बाय पंपिंग अप ओल्ड कैवर्न्स विद फ्लूइड। जो पुरानी कैवर्न्स यानी कि केविटी जो हैं उनको उनमें फ्लूइड को प्रमोट करके पंपिंग अप करके एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है इसको स्ट्रेंथन कर देता है, इस कंडीशन को, सिस्ट की। ओल्ड कैवर्न्स का मतलब है जो केविटीज हैं इसके अंदर, लीवर के अंदर, और उनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और इसके पीछे भाव आ रहा है कि एक्टिव किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एसबीएस जो है वो मिलेगा। हाँ जी। हाँ, सिस्ट। सिस्ट में कह रहे हैं पॉइंट है सिस्ट इन द लीवर पेरेन्काइमा। सिस्ट या सिस्ट इन द लीवर पेरेन्काइमा। सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, सोलिटरी लीवर सिस्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं इसको ये भी कहा जाता है। एग्जिस्टेंशियल और स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन हम्म, फॉलोइंग राउंड लीवर लीजन कार्सिनोमा। तो जो लीवर पेरेन्काइमा में जो सिस्ट मिलेगी इसका भाव दे रहे हैं जीएनएम में कि ये एग्जिस्टेंशियल और स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट इससे जुड़ा होगा। और इसमें ये कह रहे हैं ये कंडीशन जो है फॉलो करेगी, राउंड लीवर लीजन बनेगा इसमें, राउंड लीवर लीजन कार्सिनोमा। सिस्ट या सिस्ट इन द बाइल डक्ट। अब ये जो हम्म, बाइल डक्ट में होंगी ये स्क्वामस एपिथेलियम इनमें इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि डक्ट में जो है वो एक्टोडर्मल टिश्यू की लाइनिंग है ही। तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ टेरिटोरियल जी। एंगर कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह हम्म, रहे हैं सेक्शन आप देख सकते हो, हेपेटाइटिस फॉर एग्जांपल एंड कॉज ऑफ इलनेस जाकर के। कंडीशंस फॉलोइंग रिकरेंसेस एंड हैंगिंग हीलिंग। अगर बाइल डक्ट में सिस्ट मिल रही है तो इसमें कह रहे हैं कि कंडीशन मिलेगी
रिकरेंस एंड हैंगिंग हीलिंग की। इफ द ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट इज protracted, the flow of bile begins to flow upward. यदि ब्लॉकेज हो गया बाइल डक्ट का, प्रोट्रैक्टेड हो गया, तो बाइल का फ्लो हो जाएगा अपवर्ड, पीछे की तरफ। फिर ये सिचुएशन जाएगी बाइल डक्ट प्रोलिफरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट में। हाँ जी। फिर बाइल डक्ट प्रोलिफरेट करेगी और सिस्ट बन जाएंगी। द बैकफ्लो कैन आल्सो कॉज द लीवर पेरेन्काइमा टू डाई ऑफ। और अगर ये बैकफ्लो हो गया बाइल डक्ट में, वो होके प्रोटेक्टेड होकर के, तो सिस्ट बनने के साथ साथ लीवर पेरेन्काइमा भी डेड होने के चांस बन जाते हैं, पीछे को बैक प्रोसेस। तो इसको कन्वेंशनल मेडिसिन में अमित शर्मा भाई कहते हैं नेक्रोसिस ऑफ द ओमेंटम। हाँ जी। अगर ये स्थिति हो जाती है तो ये थोड़ा सा लीवर सिस्ट के बारे में या पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज के बारे में ये कह रहे हैं। तो देखो दोनों ही बात जुड़ गई अमित। अब यहाँ स्टारवेशन के रूब्रिक्स भी आएंगे और यहाँ डोमेन के, टेरिटरी के, उसके भी आएंगे। हाँ, अपने टेरिटरी के भी आएंगे डॉक्टर श्रेय भाई। आइडेंटिटी के आएंगे, टेरिटरी के आएंगे और स्टारवेशन के आएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात ये बार बार हमें ध्यान रखनी है कि कितनी बारीकी से हमें देखना होगा डॉक्टर श्रेय के टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व है बीमारी में। हाँ, तभी सही डिसीजन ले पाएंगे। मोटा मोटा ये कहने से काम ना चलेगा कि साहब लीवर इन्वॉल्व है या लीवर प्रॉब्लम। लीवर में भी बस हाँ, कौन सा, वही बड़े सर जो कहा करते थे ना एम्ब्रियोलॉजिकली कि इस ऑर्गन का कौन सा लेयर, कौन सी जर्म लेयर इन्वॉल्व है, वो इम्पोर्टेंट बताएगी। हाँ, वो बताएगी परसेप्शन क्या होगा इसके अंदर, इस चीज को लेकर के होगा। सर अगर जैसे लीवर में सिस्ट बन गई, ठीक है, लेकिन वो सिस्ट भी बन रही है और साथ साथ बाइल डक्ट का ब्लॉकेज भी हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब कि दो दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल, एक एंगर का भी चल रहा है, बिल्कुल, और एक हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। एक ऑर्गन में भी मिलेगा और कई बार लीवर में भी दिक्कत है और उधर पैंक्रियास में भी है, उधर स्प्लीन में भी है या उधर किडनी में भी है, तो उसमें भी मल्टीपल एसबीएस अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड मिलेंगे। तो केवल एक ही एसबीएस बीमारी नहीं पैदा करता, कई बार मल्टीपल एसबीएस भी मिलते हैं और यही मेटास्टेसिस है अकॉर्डिंग टू जीएनएम। अकॉर्डिंग टू जीएनएम मेटास्टेसिस जो है वो यही है कि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट आने से मल्टीपल एसबीएस एक साथ चालू हो जाते हैं और इसलिए मल्टीपल ऑर्गन्स शामिल हो जाते हैं। ये है मेटास्टेसिस अकॉर्डिंग टू जीएनएम। और कन्वेंशनल मेडिसिन में ये कहते हैं मेटास्टेसिस को कि एक जगह की टिश्यू सेल पैथोजेनेटिक सेल जो है वो वहां से डिटैच होकर के ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करती हुई दूसरे टिश्यू में जाके इम्प्लांट हो जाती है। तो इस तरह से एक बीमारी एक जगह से दूसरी जगह जाती है जो कि जीएनएम जिसको नकारती है। ठीक है ना सर? जैसे अगर मल्टीपल एसबीएस चलते हैं बॉडी में, हाँ, तो ये भी हो सकता है कि जब मल्टीपल एसबीएस चल रहे हैं तो वो फिर हमें टोटलिटी नहीं बना रहे, तो वो वन साइड डिसीज की तरफ पुश कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं क्या? चलो वो भी देख लेंगे। टोटलिटी वहां बन भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बहुत मायने रखेगी डॉक्टर सेरे, जो आपने भाव बताया, इसमें जैसे बंदा रिकवर होगा तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एसबीएस पहले जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी का लंग भी इन्वॉल्व हो रहा है और किसी की बोन्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो जब रिकवरी होगी डायरेक्शन ऑफ क्योर में पहले लंग्स का जाना चाहिए एसबीएस। जो उसकी जान के लिए सबसे ज्यादा खतरा बना है वो खतरा पहले टलना चाहिए डॉक्टर श्रेय। तो हम इन एसबीएस के अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन ऑफ क्योर को एसेस कर सकते हैं, है ना? मान लो किसी का बोन एसबीएस है
हाँ तो जी। बोन से जान तो जाएगी नहीं अमित भाई, और लंग हाँ जी। लंग इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गई, तो अब बंदे का एग्जिस्टेंस खतरे में ज्यादा पड़ गया। तो मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट वाला जो हेरिंग्स लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू एसबीएस के एंड होने से भी होगा, हीलिंग होने से भी आप एसेस कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा भाव निकलेगा डॉक्टर सरे जो आपने कहा। लेकिन नहीं बात जी सर। टोटलिटी की, टोटलिटी बेसिकली वन साइडेड तब होती है जब दो दो एस्पेक्ट होते हैं, कॉर्पोरियल और मेंटल, एक तरह से। जब एक स्फेयर पे ज्यादा आ जाता है डिजीज का प्रभाव, या तो वो साइकी पे बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट कर जाए या फिर स्टोमा पे कर जाए, तो ज्यादातर वन साइडेड वहां होते हैं, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर डॉक्टर विथोलकस के अनुसार या दूसरे बड़े बड़े जो हैं हैनीमैन साहब के अनुसार, होल ऑर्गेनिज्म की जब बनती है, जब मेंटल, जनरल और फिजिकल तीनों इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जब मिल जाता है प्रॉपर, तो ये कंप्लीट पिक्चर बनाती है, केस स्टडी बनाती है। और अगर केवल मेंटल मेंटल मिल रहे हैं, बॉडी के कुछ नहीं मिल रहे, मेंटल बहुत प्रोमिनेंट होके आ रहा है, तब भी ये वन साइडेड हो रहा है। और यदि बॉडी पे बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, माइंड पे इतना नहीं है, तो भी ये वन साइडेड की तरफ कोई इशारा कर रहा। तो वन साइडेड फिजिकल रूप में भी मिल सकता है, और वन साइडेड मेंटल या साइकी के प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकता है। जी। तो अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के पॉसिबल कॉजेज बता रहे हैं। लीवर सिरोसिस के पॉसिबल कॉज हो सकता है बाइल डक्ट की वजह से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस हो सकता है लीवर पैरेन्काइमा के शामिल होने से भी, और लीवर सिरोसिस हो सकता है टॉक्सिफिकेशन से भी। तो बाइल डक्ट अगर शामिल है किसी की लीवर सिरोसिस में, तो वो किस तरह से होंगी? कह रहे हैं बाइल डक्ट को, कह रहे हैं कि द बाइल डक्ट्स विद देयर फाइन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर रीच जस्ट अबाउट एवरी कॉर्नर ऑफ द लीवर। बाइल डक्ट्स जो हैं अपनी फाइन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर की वजह से लीवर के हर एक कॉर्नर तक पहुंचती हैं। रिकरिंग टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट लीड टू ए स्कारिंग श्रिंकेज ऑफ द बाइल डक्ट। तो अगर रिकरिंग टेरिटोरियल एंगर है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो चूंकि ये हर जगह फैली हुई है बारीक बारीक ब्रांचेज में, और जब उन ब्रांचेज का स्कारिंग हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी बाइल डक्ट की, तो फिर लीवर का जो टेक्सचर है वो डिस्टोर्टेड हो जाएगा, जिसे लीवर सिरोसिस बोल रहे हैं। लीवर सिरोसिस में डिसफिगर्ड हो जाता है ना, डिस्टोर्टेड हो जाता है ना अमित भाई। हाँ जी, डिस्टोर्टेड सिफिलिस। हाँ, तो अब देखो वहां लीवर पैरेन्काइमा की वजह से नहीं कुरूप हुआ, रूप का कुरूप, वो रूप का कुरूप हुआ बाइल डक्ट के श्रिंकेज की वजह से डॉक्टर श्रे। कितनी बारीक बात है। द एपिथेलियम इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द इंफीरियर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर जिसकी एपिथेलियम है ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाएगी इंफीरियर कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। इंफीरियर बोले तो फाइब्रोसिस और या इस टाइप का, उसमें कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कहते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिन में कहा जाता है ये स्टेट को, जब बाइल डक्ट शामिल हो रही हो जहां पर। द लीवर पैरेन्काइमा आल्सो डाइज ऑफ because the transportation of the bile from the gallbladder is disturbed, that which goes to liver cirrhosis. ओके, तो इसमें क्या है, देखो एक ट्रैक है, एक सीरीज है, नुकसान की भी एक सीरीज है। जब ये श्रिंकेज हो गई बाइल डक्ट, एपिथेलियम जो ग्रेजुअली रिप्लेस हो गया इंफीरियर टिश्यू के रूप में, तो लीवर पैरेन्काइमा भी डाई होने लगता है डॉक्टर श्रे। क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज डिस्टर्ब्ड।
बाइल का जो हाँ जी। ट्रांसपोर्टेशन था वो डिस्टर्ब हुआ और फिर ये पहुंचेगा अंजाम लीवर सिरोसिस में। तो लीवर सिरोसिस आखिरकार अमित हाँ शर्मा हुआ तो लीवर पैरेन्काइमा के टिश्यू का ही डेड होना, लेकिन हाँ जी। बाइल डक्ट इनडायरेक्टली शामिल हो गई लीवर सिरोसिस के लिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाव, लास्ट में क्लियर हुई है स्थिति। गाल ब्लैडर बाइल डक्ट श्रिंकेज होने की वजह से जो बाइल का ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से लीवर पैरेन्काइमा डाई ऑफ हुआ, और लीवर पैरेन्काइमा के डाई ऑफ होने का ही परिणाम लीवर सिरोसिस है। हाँ जी। तो इस तरह से बाइल डक्ट यह शामिल है लीवर सिरोसिस के होने में, इसका ये रोल है। लीवर पैरेन्काइमा सेकंड पॉइंट है, कह रहे हैं रिकरिंग एग्जिस्टेंशियल और स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट लीड टू एन अल्ट्रेशन और डेथ ऑफ द लीवर टिश्यू, ब्रैकेट में कह रहे हैं लीवर पैरेन्काइमा नेक्रोसिस। रिकरिंग एग्जिस्टेंशियल या स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ाता है स्थिति को, अल्ट्रेशन की तरफ ले जाता है लीवर को, लीवर के अंदर, या डेथ ऑफ द लीवर टिश्यू, लीवर पैरेन्काइमा नेक्रोसिस की तरफ लीड करती है ये स्थिति, अगर एग्जिस्टेंशियल या स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ रहा है। कंडीशन आफ्टर फ्रीक्वेंट लीवर ट्यूबरकुलोसिस इज इक्वल टू सिरोसिस ऑफ द लीवर। कंडीशन यहां ये बनेगी जब फ्रीक्वेंट लीवर ट्यूबरकुलोसिस होगी, जो कि कह रहे हैं इज इक्वल टू सिरोसिस ऑफ द लीवर। नोट कह रहे हैं रिड्यूस लेवल ऑफ कोलिनेस्ट्रेज, या एक नोट लिखा, कह रहे हैं यहां पर कोलिनेस्ट्रेज का लेवल घट जाएगा इस स्थिति में। तो अगर कोलिनेस्ट्रेज का लेवल कम हो रहा है तो ये मान सकते हैं कि लीवर पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है सिरोसिस के लिए हाँ जी। डायरेक्ट। हाँ जी। तीसरा है टॉक्सिफिकेशन। देयर इज हार्डली ए मेडिकेशन दैट डज, कैपिटल में कह रहे हैं, नॉट हार्म द लीवर फ्रॉम हार्मोन प्रिपरेशन टू सिंपल पेन मेडिसिन। कितनी खतरनाक बात कही है। कोई हार्डली कोई मेडिकेशन होगा जो नुकसान ना करता होगा लीवर को, खास करके जो हार्मोन से प्रिपरेशन, जो हार्मोन प्रिपरेशन से बना होगा, उससे लेकर के टू सिंपल पेन मेडिसिन तक कोई हार्डली कोई ऐसा मेडिकेशन होगा, हाँ, चाहे वो हार्मोन से बना हो, चाहे वो सिंपल पेन किलर मेडिसिन हो, कोई एक ऐसा मुश्किल से मिलेगा जो लीवर को अफेक्ट ना कर रहा होगा। एवरी केमिकल मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड एंड रिमूव्ड बाय द लीवर, क्योंकि प्रत्येक केमिकल जो है वो उसका न्यूट्रलाइजेशन और उसका रिमूवल लीवर के द्वारा ही होता है डिटॉक्सिफिकेशन के तहत। chronic misuse of medication, drugs and alcohol damages the liver and in the end this lead to liver cirrhosis। क्रॉनिक मिसयूज अगर कोई कर रहा है मेडिकेशन का, डॉक्टर से ड्रग्स का या अल्कोहल का, तो अब ये ड्रग्स, मेडिकेशन और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने के चक्कर में लीवर जो है वो अपनी जान दे देता है एक तरह से, का करते 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 डैमेज द लीवर इन द एंड, और इस तरह से लीवर सिरोसिस हो जाता है टॉक्सिफिकेशन की वजह से। डॉक्टर हैमर राइटली पॉइंट्स आउट दैट मोस्ट अल्कोहलिक्स आर मेंबर्स of the lower level of society and are more conflict endangered than others. Cancer doesn't come from alcohol and cancer comes from anger and worry। बहुत अच्छा स्टेटमेंट आएगा लास्ट में। अभी हैमर साहब ने एक बहुत सही पॉइंट रखा कि ज्यादातर अल्कोहलिक्स जो हैं अमित भाई, वो लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं,
हाँ जी। एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट एंडेंजर्ड देन अदर्स, और कॉन्फ्लिक्ट भी उनमें एंडेंजर्ड ज्यादा। होने का दूसरों से ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो टॉक्सिफिकेशन दारू की वजह से, और स्टारवेशन पुअर होने की वजह से, दोनों हाँ जी। जुड़ेंगे, तो इसलिए ज्यादातर वो मिलते हैं। अब बात बहुत अच्छी कही है, अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग आ जाएगा, कह रहे कैंसर, हाँ, कैंसर डजंट कम फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल एंड कैंसर कम्स फ्रॉम एंगर एंड वरी। क्या अमित शर्मा भाई? हाँ जी भाई। लीवर हो गया ना, नशा शराब में होता तो नशा नाचती शराब बोतल। में होता तो नाचती बोतल। तो अब ये बात बड़ी अच्छी निकल के आई, ये भी है कि कैंसर जो है कभी भी अल्कोहल से नहीं आता, डॉक्टर श्रे। जी सर। जबकि अल्कोहल और कैंसर दोनों आते हैं एंगर और वरी से। अल्कोहलिक्स कोई होगा और कैंसर में जो जाएगा उसके पीछे एंगर कॉन्फ्लिक्ट और वरी कॉन्फ्लिक्ट होगा। और बहुत अच्छी बात है ये। अदरवाइज लोग कहते हैं वो तो अल्कोहल ले भी नहीं ना, उसको कैंसर क्यों हो गया लीवर में। तो लीवर का कैंसर आता है एंगर से और वरी से, ना कि अल्कोहल पीने से। लीवर सिरोसिस यूजुअली लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉकेज ऑफ द पोर्टल वेन, ब्रैकेट में कह रहे थे इंट्राहिपैटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। लीवर सिरोसिस आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती है मरीज को, इंट्राहिपैटिक पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको, और ब्लॉकेज कर देती है पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन के ब्लॉकेज की वजह से पीछे हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ जाता है मामला, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इस तरह से लीवर सिरोसिस की वजह से। सर जैसे ये देखा सेकेंडरी गया है कि हाइपरटेंशन होगी, है भैया? जैसे सर ये देखा गया है जैसे कि जो मतलब एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो काफी रिच लोग होते हैं, और वो सब भी एक उनकी हैबिट है, कल्चर में आता है कहीं में कि हम रोज ड्रिंक बनाते हैं, रोज ड्रिंक करते हैं और ये पार्टी करते हैं। तो वहां हाँ पे आप जनरली हमने ये देखते नहीं है कि उनको लिवर एलिमेंट इतना आ रहा है या लिवर सिरोसिस में कोई जा रहा है, हाँ ना कोई ऐसा कुछ नहीं। जबकि उनका तो कंजम्पशन, इवन जो बाहर के देश जहाँ पे ये कल्चर है कि रोज पीना ही होता है बियर वगैरह, ये सब चीजें हाँ जर्मनी बेल्जियम वगैरह में बहुत होता है, रशिया में। तो हाँ वहां पे भी आप लिवर सिरोसिस वैसे नहीं देखते जैसे कि आप लोअर उसमें देखते हो। हाँ यही बात निकल कर आई थी बस डॉक्टर शेफ। बिल्कुल देखो, इसमें असली बात क्या है कि हमारे को देखना पड़ेगा अल्कोहलिज्म। अब अल्कोहलिज्म में भैया ने कहा ना कि अल्कोहल में कौन जा रहा है, अल्कोहल में जा रहे हैं एस्केप वाले। अल्कोहल में आदमी या तो अपनी मस्ती की और कल्चर की वजह से कि हाँ भाई चलो हम पीते हैं, इस वजह से जा रहा है। या जब हम लोग देखते हैं कि भैया मेरे को पता चला दिन में तो खाने को नहीं मिला, घर परिवार में बच्चे हैं, शाम को क्या मिलेगा, तो वो क्या करता है कि साला दारू पी लो, दिमाग खराब खत्म होगा, मेरे को किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ उस वजह से उस एस्केप की वजह से उसने अल्कोहलिज्म शुरू कर दिया। हाँ अब वो अब या फिर तुमने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा तो आ रहा है, वो कहता है मेरे को ऐसी दवाई दो जो मैं अपने बाप से बोल पाऊं या कहीं किसी से बोल पाऊं। हाँ तो वीक विल्ड वाले हैं कि हाँ उनके अंदर उनको ऐसा चाहिए कोई ऐसी चीज जो उनको कुछ ताकत दे कि वो उस गुस्से को एक्सप्रेस कर सके। तो हाँ इसका मतलब वरी और ये वाले हैं, और रिएक्शन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं एस्केपिज्म, कि उस सिचुएशन से हमें एस्केप करना है, हाँ कह पा नहीं रहे हैं, हाँ। निकल नहीं अच्छा, पा रहे, और शाम को फिर वो प्लस अप और होती चली जाएगी कि कल तुमने जो कमाए थे वो और फूक दिए, तो हाँ और ज्यादा स्टारवेशन। एक बात, और दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ अल्कोहल, जो आप कह रहे हैं ना सरे, हाँ जी, क्वालिटी हाँ ऑफ जी। टॉक्सिसिटी। तो क्वालिटी ऑफ हाँ अल्कोहल जो है ये बड़ी पुअर क्वालिटी की पीते हैं हम लोग, और जिनकी आप बात कर रहे हैं ना वो अच्छी क्वालिटी की, हाँ लेस टॉक्सिक, यानी कि ज्यादा प्यूरिफाइड अल्कोहल पीते हैं, महंगे वाली। हम पीते हैं थर्रा, गुलाबो, अंगूरी, अंगूरी गुलाबो, ये नाम है यहाँ के।
है ना अमित शर्मा? बस देखो वही बस बात एक है चीज और कि पूछनी है हाँ इसमें। हाँ बेटा। बस बस क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे एनवायरमेंट वहाँ का बहुत ठंडा होता है, तो क्या वो उसको वो मतलब वो वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है। कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर सकता है डॉक्टर दीपशिखा। अगर कहीं जी एनवायरनमेंट ऐसा है जो अनहाइजीनिक है, जो ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो वो सिरोसिस टॉक्सिसिटी के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट बन जाएगा, जैसे लीवर को क्लाइमेट वहाँ खराब का करने बहुत के लिए। ठंडा होता है। है जी। बस देखो दीपशिका की बात से ये भी आ रहा क्लाइमेट है की कि बात जैसे कर वो रहे हैं। लोग पहले कहते हैं ना कि ठंड को दूर करने के लिए पी ली, हाँ वहां हाँ पर उन लोगों, वही बात है कि वो ट्रेडिशन में चले जाते हैं ना, फिर उनके लिए ट्रेडिशन अलग है। हमारी केस स्टडी या हमारी सब चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड कर रही हैं। अब हाँ फिर वही बात है कि हमारे घर में तो पी जाती है, तो उन लोगों को उस चीज का कॉन्फ्लिक्ट आना ही नहीं कि मेरे घर में तो ये ट्रेडिशन है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी नहीं हाँ आएगा। या हाँ हमारे घर पर तो ऐसा है ना। और पता चला कि हमारे घर पे कोई हाथ भी नहीं लगाता, इनने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो हाँ, उसने चाहे साला नहीं बेसिकली 10 ग्राम ही पी ली थी। डॉक्टर दीपशिखा क्लाइमेट की बात कर रही है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हाँ ठंडा टेम्परेचर है वो हो सकता है कि टिश्यू हाँ डैमेज को थोड़ा रोकता हो। टिश्यू डैमेज की प्रक्रिया बस या क्लाइमेट एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ना, वो शायद कैटलिस्ट का काम करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो डॉक्टर दीपशिका का बस भाव है ना। दोनों ही चीजें हैं। उसके साथ में वो भी है कि हमने उसको कैसे एक्सेप्ट कर हाँ रखा है, वो तो वो प्राइमरी ज्यादा है, आ जाएगा। वो तो प्राइमरी है दोस्त, जो हाँ आप कह रहे हो। लेकिन उस बच्ची का जो बात थी वो हाँ ये थी कि भैया वो ठंडे प्रदेश वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो हो सकता है, मैं वही बता रहा हूँ फिर से, कि अगर एक झुग्गी स्लम एरिया में पी रहा, उसकी तो टॉक्सिसिटी वहां वैसी लीवर के लिए इतनी थी, खाने पीने के लिए जो वो खा रहा है उसको डिटॉक्सिफाई कर, प्लस उसने अल्कोहल और डाल दी लीवर पर, डबल बर्डन कर दिया दीपशिखा। और अगर वो कोई हाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी पी रहा है ड्रिंक की, और उसे वो चीज हो ना, जो अमित भाई कह रहे, वरी से और उससे दूर हो, तो उसका लीवर ज्यादा दिन तक झेल जाएगा इसे। क्यों जी? और फिर अपने इंडियन में भी बाबा रामदेव का योगा करते रहो और दारू पीते रहो तो ज्यादा दिन चल जाएगा लीवर। क्यों भैया? बस इसमें सबसे बड़ी बात वही है कि हम शराब की तरफ ये देखना होगा कि क्यों गए थे, और उसकी वजह से उसके पीछे हमारी जो होम्योपैथिकली है वो यही है कि भाई इसने कब से और क्यों पीना शुरू करा। उसके पीछे दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, उसकी हाँ चिंता या उसका एंगर, दोनों ही बिल्कुल। चीजें। हाँ चिंता नहीं है लेकिन गुस्सा ही गुस्सा उसे अंदर। अब देखो अभी एक बात मैं फिर वही कह दूं, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आपने बात करी शराबी की, उसमें उसने क्या कहा कि वो जिंदगी भर शराब पीता रहा, लेकिन वो शराब के, उसका बाप कहता है कि तू तो पैदा होते ही शराब की बोतल से चिपक गया लेवल की तरह। तो उसने कहा कि मेरे को शराब की बोतल से चिपकाया किसने, जब मेरे को घर पे प्यार नहीं मिला था, तो वो हाँ उससे क्लिंग कर गया ना, अपने अपने घर के बचपन से उस सिचुएशन से भागना चाहता था कि मेरे घर में मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा। हम्म, वो एस्केप वाला था, क्योंकि उसके बाप के लिए टाइम नहीं था, तो उसने जो उसको मिला इसी तरह और उसको पकड़ लिया। इसी तरह से ये लोग होते हैं कि ये वीक विल्ड पर्सनैलिटीज जो जाती हैं, बॉस उस दिन बहुत बढ़िया बताते, वीक विल्ड पर्सनैलिटीज को एक सहारा चाहिए कि मैं इसका सहारा ले लूंगा, मैं इससे चिपक जाऊंगा। स्पाइनलेस वाला हो गया ना कि यही मेरे को सीधा जब तक मैं दारू नहीं पीता तब तक तो मैं सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता। अरे भैया ऐसी कौन सी हो गई, यानी कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप इसी को पकड़ के सीधे खड़े हो। तो उनको आपने उनको इसको अपने कंपैरेटिवली ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी फिर, है ना? उनको बहुत उनको ज्यादा, हाँ इसीलिए ज्यादा करेगी। उनको शौकिया लोगों से ज्यादा 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 चांस हाँ होगा जी। लीवर सिरोसिस होने का, डॉक्टर से जो अमित भाई कह रहे हैं ना, तो हम वो ज्यादा खतरे में है हमारे वो को लोग। पीछे जाके ये समझना पड़ेगा कि इसकी टेरिटरी में एंगर, स्टारवेशन, ये सब चीजें कहाँ चल रही हैं। हाँ तो बस अगर यही हमें समझना, जैसे कोई हमारे पास अल्कोहलिक पेशेंट आ रहा है, मोस्टली क्या होता है उनकी फैमिली से कोई होता है कि ये बहुत अल्कोहलिक है, और वो पेशेंट नहीं आया होता, तो हम उसमें एक एस्केपिज्म हम समझ रहे हैं कि एक एक रूट तो ये हम ले सकते हैं।
दूसरा, अगर कोई जैसे अभी बता रहे थे श्रेय भैया, कुछ लोग होते हैं, कुछ पेशेंट की डेली लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो क्या उनको भी हम इसमें अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक पेशेंट्स के उसमें लेंगे? उनको नहीं, इफेक्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, अल्कोहलिज्म लेकिन में वो लेते डेली हैं। अल्कोहलिज्म में लेने के लिए जो अमित शर्मा भैया कह रहे हैं, ये भाव जोड़ना जरूरी है। अगर अल्कोहलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि वो हैबिचुअल हो चुका है, वो छोड़ नहीं सकता। हाँ, जब एडिक्शन हाँ, हो मतलब जाए ना, जैसे, जब एडिक्शन हो हाँ, जाए हाँ, जो उसके बिना ना रह पाए, तो शायद तब अल्कोहलिज्म में अगर हम ले जाएं तो वो ज्यादा अच्छा, सही रहेगा। हाँ, भले डेली ले रहा है। देखो दीपशिका, हाँ, जी 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 जी। इसका इसका रूब्रिक है डिप्सोमेनिया। मेनिया मतलब आउट मेनिया, ऑफ कंट्रोल। मेनिया। अल्कोहलिज्म तब हमारे को सिफिलिटिक होगा ना, मेनिया हो गया। तो बॉस ने कहा ना कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब वो अल्कोहल मुझे कंट्रोल कर रही है। अब अगर मैंने उस अल्कोहल को नहीं लिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ तो तब लोगे आप तो अल्कोहलिज्म वहां, या डिप्सोमेनिया अल्कोहलिज्म। है ना। हाँ जी, बिकॉज हाँ जी। यहाँ पे ना बहुत मेनली काफी पेशेंट मिल जाएंगे जो जिनको कहते हैं कि हमें हैबिट है, हम बिना लिए सो ही नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या हम ये डिप्सोमेनिया लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल लगा सकते अब हो। हाँ, अगर इस तरह के मिल रहे हैं तो लगा सकते हैं, हाँ, मैंने फिर और वही कहा इस चीज को लगा सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था अमित शर्मा भाई, एक दो तीन साल पहले। उसने बताया कि सर अगर मैं ड्रिंक कर लेता हूं तो मैं चेक पे साइन कर देता हूं बढ़िया, और अगर मैं ड्रिंक नहीं करता तो मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे साइन खराब हो जाते हैं। वो चेक पे भी साइन नहीं कर सकता। वो भी एडिक्टिव हो गया, शरीर डिपेंडेंट हो गया ना दीपशिका। तो वो भी हाँ, हाँ, अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बस सर ये हो सकता है कि जिसका जो पीता है उसका फैमिली कितना इफेक्ट होता है, अगर उसकी फैमिली इफेक्ट हो रही है उसके पीने से, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो डिप्सोमेनिया में जा चुका है, क्योंकि उसकी फैमिली काफी इफेक्ट हो रही है। नहीं, मेनिया हाँ जी, पर्सनल, मेनिया इंडिविजुअल से जुड़ा होता है ना कि फैमिली से। अमित शर्मा का भाव समझो। मेनिया का मतलब है वो बंदा रह नहीं सकता। फैमिली इफेक्ट तो सेकेंडरी है। बात बात है पर्सनल इंडिविजुअल से जुड़ी हुई आदत। डॉक्टर श्रेय, जी सर। हाँ, भाई मेनिया पर्सनल उससे जोड़ो, इंडिविजुअल से। अमित, देखो, वही बात है, मेनिया पर्सनल वाले से ज्यादा आएगा कि हाँ डिप्सोमेनिया और डिप्सोमेनिया। अब फिर इसमें फिर वही बात आ जाती है, बार बार बड़े सर बताया करते थे कि भाई पहले तुम इसके पीछे जाके देखो कि ये इस तरफ गया क्यों। वो हाँ, बेसिक होम्योपैथिक, सेंसिटिविटी, अगर हम बेसिक होम्योपैथिक तो ये कोर्स, देखेगी। बेसिक बेसिक सेंसिटिविटी तो वहीं से निकल कर आएगी। उसके आगे की चीजें हमारे को समझनी पड़ेंगी। हाँ, तभी पता चलेगा कि डिप्सोमेनिया में है या शौकीन है। अब मैं बताऊं, जो अभी डॉक्टर श्रेय आप कह रहे हैं कि फैमिली अफेक्ट होएगी या नहीं। हम हमारे कॉलेज में जब हम फर्स्ट सेकंड में थे तो एक अपने सीनियर थे इधर के, अपने नैनीताल साइड के। पीछे ही डाले। अच्छा। होटल जी। होटल वगैरह चल रहे थे, होटल्स की सीरीज थी, और भैया वो दिन में कम से कम नहीं तो 8 या 10 पौवे पीते थे देसी के। अब बताओ, उन्हें तो पैसे की भी दिक्कत नहीं है, वो है फैमिली कितनी अफेक्ट हो रही है। तो ये मोर मोर रिलेटेड टू इंडिविजुअल लेंगे एक बात। और अमित भैया बहुत 2-3 बार से बहुत अच्छा जोर दे रहे हैं इस बात को, बिल्कुल हमें भूलना नहीं है। होम्योपैथिक में इस नॉलेज को यूज करने के लिए हमें बैकग्राउंड जरूर देखनी है कि ये गया क्यों है और ये इसका पीछे जड़ क्या है। तभी आप रूब्रिक भी सही लोगे, तभी आप उसको बताओगे कि ये यहाँ पर डिप्सोमेनिया अल्कोहलिज्म लें या कैसे लें जिस सिचुएशन को। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छी हेरिडिटरी है। टेंडेंसी, वो भी है एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है। हेरिडिटरी टेंडेंसी है कि भैया मेरे तो इसके तो हमने है, मेरे पेशेंट मुझे पता है, मेरी रिश्तेदारी में है कि बाबा पीता था, बाप पीता, अब ये भी लग गया। वहां पर हेरिडिटरी डिस्पोजिशन आ रहा, उसको साले को उन तीनों तीनों सिचुएशंस को देखा, तीनों में कोई वो नहीं थी। तो ये भी मेनिया वो हो गया फैमिली हेरिडिटरी का, ये डिस्पोजिशन पे आ फैमिली का सकता। मेनिया हो गया फिर। हाँ, अब ये तो ये इंडिविजुअल से बाहर आ डिस्पोजिशन गया। हो गया ना, इसीलिए बिल्कुल। बस ये इसीलिए डिस्पोजिशन, हेरिडिटरी डिस्पोजिशन वर्ड दिया हमारे यहाँ। तो हाँ, हम तो अपने डिस्पोजिशन के सभी गुलाम है ना, कि हाँ, यील्डिंग डिस्पोजिशन है कि ऑब्स्टिनेट है कि कैसा। तो यहाँ पर डिस्पोजिशन को ध्यान रखने वाली बात आ जाएगी। हाँ, ये इंडिविजुअल से हटके आप जुड़ जाएगा जेनेटिक लीनिएज से, ये डॉक्टर श्रेय, फैमिली से।
जी जी सर। है ना। तो ये सब चीजें वहां से आएंगी, और इसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमारे को अभी भैया ने बताया था, फिर इसमें फॉलोअप में भी देखना होगा कि उसकी पैरेन्काइमा हेल्दी होने लगी या नहीं। जब हाँ पैरेन्काइमा हेल्दी होने लगेंगी, बाकी लीवर टिश्यू होने लगेंगे, तो इसका मतलब अब वो ठीक चलने लगा। हाँ, हमें रिकवरी में देखना होगा मोर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू लेस इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ को लेकर, एग्जैक्ट डिस्टेंस को लेकर के रिकवरी आनी चाहिए। पवन बॉस, उस दिन भी जब मेरी एक बार आपसे बात हो रही थी, इसमें हमने रूब्रिक भी निकाला था, मेरे फिर ध्यान नहीं आ रहा, जैसे कहीं कहीं उल्टा भी है, वो मस्ती में और उसमें पीता। क्लैरिटी ऑफ माइंड आफ्टर एल्कोहलिज्म में हमने उस दिन देखा था ना, सल्फर पड़ी थी, और क्या नाम है, कैलकेरिया भी है। हाँ, लेकिन क्लैरिटी वो ऑफ माइंड उल्टा, आफ्टर अल्कोहलिज्म तो डिपेंडेंसी हो गई उस पे, अल्कोहल पे। तो फिर कैलकेरिया आ गई। कैलकेरिया स्पाइनलेस हाँ, है ना, वीक विल्ड है ना। देखो और आपकी उस क्लैरिटी, अगर सिचुएशन अमित शर्मा क्लैरिटी आ रही है अल्कोहल से, तो अल्कोहल को गुड मार्क्स तो दे ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं दे वो तो सकते। एडिक्शन में, कैलकेरिया से बड़ा एडिक्शन किसमें हो सकता है? कैलकेरिया तो सबसे ज्यादा मैं डिपेंडेंट वही कह होता रहा है। हूँ, सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है और सबसे ज्यादा वीक विल्ड है, इसीलिए तो स्पाइनलेस इसलिए में है, इसलिए इसीलिए तो जो डिपेंडेंट मिल हो गया गया उसको बगल लिया। वीक विल्ड होने की वजह से। हाँ, वीक विल्ड रेमेडीज आएंगी जो एडिक्शन में जाती हैं, एस्केपिज्म में जाती हैं, या हाँ जी, डिप्सोमेनिया में जाती हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा क्लियर हुआ ये। और किसी और को अपना पॉइंट रखना है तो रखें, आज यहीं रुकेगी ये डिस्कशन। बस मुझको एक क्वेश्चन पूछना था जी जी। आप वो जो बोल रहे थे कोई हार्मोन से रिलेटेड गोली हो तो लीवर को अफेक्ट करती है, दैट मीन्स जो सिंपली हम लोग थायरॉक्सिन भी जैसे किसी पेशेंट को कहते हैं जो ऑलरेडी ले रहा हो, तो उस वो भी मतलब लीवर को अफेक्ट करती है ना, मतलब क्योंकि हम लोग को फिर उसको बताना पड़ेगा ना इसके साइड, थायरॉक्सिन के देखो, साइड इफेक्ट। इसका मोटा भाव ले लो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस चीज ठीक को है शरीर डिस्टॉक्सिफाई करता हो, जी जिस जिस मटेरियल को, जिस केमिकल को, जिस डाइट को, जिस ड्रग को डिटॉक्सिफिकेशन करता हो लीवर, चाहे वो हार्मोन से बनी जी हो, चाहे वो किसी से, जिसकी जिसकी जी जरूरत डिटॉक्सिफिकेशन की है, वो लीवर को अफेक्ट करेगी। अब आप जो भी हार्मोन की दवाई दे रहे हो, थायरोक्सिन दे रहे हो, थायरोनॉर्म दे रहे हो, तो आप उसमें देख लेना कि लीवर को कितना काम करना पड़ता है इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसको ऐसे ले लो, और किसी पर्टिकुलर नाम लेना सही नहीं है किसी एक पर्टिकुलर दवा का, बड़ी बात समझ जी लो, जी क्योंकि ये जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के तहत, ओवरलोड होकर के मरता है लीवर। बस तो पवन बस, डिटॉक्सिफिकेशन हाँ लीवर को फिजियोलॉजी बस। हाँ बेटा, प्रतीति बात सुनो, प्रतीति बात सुनो, देखो जी जी भैया, इसमें बहुत सिंपल लिखा है, हार्मोनल मेडिसिन से लेकर पेन किलर तक, जिसको भी लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है वो नुकसान करती ही करती है, पहली बात। लेकिन अब बात आपकी आई कि थायरोनॉर्म या ये ले रहे हैं, तो जब हम बहुत लंबे टाइम तक किसी मेडिसिन को ले रहे होते हैं, उसके नुकसान तो है, तो लेकिन हम उसको एकदम तो नहीं छोड़ सकते ना, हम उसको टेपर डाउन करके, उसकी टेपरिंग करके, कोई भी मेडिसिन हो वो तो फिर कोई भी मेडिसिन हो तो धीरे धीरे ही छोड़ी जाएगी, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो चुके। अब मेरा पैर खराब हो गया था और मैं बैसाखी के सहारे चल रहा हूँ, तो बैसाखी के सहारे जिंदगी भर चलूंगा तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन एकदम से हटा दोगे तो मेरे को धीरे धीरे सीधा होने दो, फिर बैसाखी हटाते चले जाएंगे आप। हमारा मानना ये है ना, उस चीज को ऐसे खत्म करेंगे। जी बस चलो। इन डोजेज को टेपर डाउन करते जाएंगे। हाँ, और पैरेलल वो राइट स्टिमुलस मिले, बंदा हेल्दी होता जाए और इनको टेपर डाउन करते चले जाए। ऐसा ना हो कि हम मेडिसिन तो राइट सिलेक्शन दे नहीं पा रहे और उसको टैपरिंग में लग गए, पता चला कि वो बैसाखी हटाने लगे और उसमें स्ट्रेंथनिंग डाल नहीं देते आप। तो ये जो टैपरिंग, इसमें कई चीजें हैं जो बड़े हमें ध्यान से करनी है, ठीक है ना डॉक्टर प्रतीत जी? चलो ठीक है, और कोई बात है किसी की? राम राम जी। हाँ, राम राम भाई। और कोई सवाल? राम राम सर। राम राम भाई। नमस्ते नमस्ते सर। चलो ठीक है भाई, ओके, सबको राम राम भाई, सबको राम राम नमस्ते, सर। सबको राम राम धन्यवाद, सर। राम राम।